हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका स्टडी अड्डा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी, आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आज मैं आपके लिए लेकर के हाजिर हूं CUT का प्रैक्टिस टेस्ट फर्स्ट, ठीक है ना। इसका जो है पहला पार्ट हम लोगों ने किया था, जिसमें हम लोगों ने रीजनिंग के क्वेश्चनों को जो है डिस्कस किया था। अब आपके इसमें जो टोटल क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे वो 25 आएंगे। तो जो हम लोगों ने पहली क्लास पढ़ी थी उसमें जो है हम लोगों ने इस प्रैक्टिस सेट के 11 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज जो है उसी के आगे हम लोग जो है 12 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि टोटल 25 क्वेश्चन आने हैं तो 25 का पूरा सेट हमें लेके चलना है, ठीक है। तो 11 क्वेश्चन हम लोगों ने पहले वीडियो में सॉल्व किए थे, ठीक है। और आज हम उसी के आगे जो है और भी क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। पहले वाले में देखो हम लोगों ने कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व किया था, डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व किया था, और आपका लॉजिकल वेन डायग्राम से रिलेटेड, सीरीज से रिलेटेड, और आपका जो है जो रीजनिंग में आपका एक होता है काउंटिंग ऑफ फिगर, उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोगों ने पिछले वाले उसमें जो है क्लास में सॉल्व किए थे। तो चलिए आज क्लास को भी स्टार्ट करते हैं उसके आगे के क्वेश्चन के साथ में। तो आज की क्लास का देखिए जो क्वेश्चन है आपका, ये 12वें नंबर का क्वेश्चन होगा, क्योंकि 11वें नंबर का क्वेश्चन जो है हम लोग पहले क्लास में सॉल्व कर चुके हैं। क्लियर है। टोटल हमें 25 क्वेश्चन का पूरा एक सेट तैयार करना है, ताकि आपको ये क्लियर है कि यहाँ पे 25 क्वेश्चन आने हैं, ठीक है। और उन 25 क्वेश्चन में आप कितने कर पाते हैं, क्योंकि जो आपके जो है टोटल क्वेश्चन आएंगे उसमें वो 75 आएंगे। 3 पार्ट रहेगा, मैथ का, रीजनिंग का और जनरल नॉलेज का, जिसमें 25 क्वेश्चन तीनों पार्ट से रहेंगे। तो टोटल रहेंगे 75। आपको 60 क्वेश्चन करने हैं उन तीनों को मिला करके, ठीक है ना। 60 क्वेश्चन करने हैं और 60 मिनट में करने हैं, ठीक है। कितने मिनट में? 60 मिनट में 60 क्वेश्चन करने हैं 75 क्वेश्चन में से। तो देखिए अब ये क्वेश्चन कह रहा है आपसे 12वां क्वेश्चन की सेलेक्ट द ऑड वन आउट। यहां पर आपको बताना है कि विषम को चुने, कौन सा इनमें से अलग है। तो ये क्वेश्चन आपका क्लासिफिकेशन से लिया गया है। अब क्लासिफिकेशन में आपको जो है, जैसे यहां पर कितने ऑप्शन दिए गए हैं? 4। तो क्वेश्चन ये है कि भाई इन 4 में से 3 किसी प्रकार से अपना एक ग्रुप बनाते हैं। वह कौन सा एक है जो इनके ग्रुप में नहीं आता, अर्थात इनसे अलग है, उसको आपको चुनना है, और जो अलग होगा वही आपका सही आंसर होगा, ठीक है। जैसे हम बात करें यहां पर, जब नंबर की बात आती है तो नंबर में हम क्या क्या रूल लगा सकते हैं? तो हम डिवीजन का रूल लगा सकते हैं, ठीक है ना। किसका रूल लगा सकते हैं? डिवीजन का। हम स्क्वायर का रूल लगा सकते हैं, ठीक है। हम क्यूब का रूल लगा सकते हैं, ठीक है। किसका रूल लगा सकते हैं? क्यूब का, स्क्वायर का, डिवीजन का, ठीक है ना। मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है। कुछ संख्या में जो है, अब जैसे मान लो कोई संख्या पे यक्स मान लो, यक्स के स्क्वायर में प्लस का 1, यक्स स्क्वायर में माइनस का 1, तो तरीके बहुत हो सकते हैं। क्लियर है। अब जैसे यहां पे अगर हम बात करें तो 28 दिया है, 82 दिया है, 107 दिया, 100 दिया है। अब यहां पर अगर हम डिवीजन का रूल लगाएं, क्योंकि अगर स्क्वायर का रूल लगाते हैं तो स्क्वायर के रूल में जो है यहां पर जो है 100 तो आपका 10 का स्क्वायर है, लेकिन स्क्वायर का रूल लगाने से पहले आपको यहां पर डिवीजन का रूल लगाना चाहिए, ठीक है ना। स्क्वायर के रूल से भाई 100 जो है 10 का स्क्वायर हो जाएगा, सिर्फ वाला के बाकी जो है किसी का स्क्वायर नहीं है। लेकिन स्क्वायर का रूल लगाने से पहले आपको डिवीजन का रूल लगाना है। अगर डिवीजन का रूल लग जाता है तो फिर स्क्वायर का रूल आप उसको जो है नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। अगर डिवीजन का रूल नहीं लगता तो फिर स्क्वायर का रूल आप लगाएंगे। अब जैसे यहां पर देखो, अगर हम बात करें तो यहां पर 28 किससे डिविजिबल है? 2 से डिविजिबल है। 28 4 से डिविजिबल है। अब अगर हम 4 से बात करें तो 28 डिविजिबल है, 4 से 82 डिविजिबल नहीं है, 100 डिविजिबल है। 28 आपका जो है 7 से डिविजिबल है, 7 से 28 डिविजिबल, बाकी कोई डिविजिबल ही नहीं है, ठीक है ना। बाकी कोई डिवाइड नहीं है।
ठीक है। तो अब यहां पे अगर हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो देखो 2 से 28 डिविजिबल है, बिल्कुल 2 से डिवाइड हो जाएगा 14 टाइम। 82 2 से डिविजिबल है, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2। 107 क्या 2 से डिविजिबल है क्या? नहीं है। 100 2 से डिविजिबल है, बिल्कुल देखो 50 आ जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, क्योंकि बाकी संख्याएं आपकी 2 से डिविजिबल है लेकिन 107 2 से डिविजिबल नहीं है, इसीलिए जो है 107 क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है? ठीक है। तो जब भी आप रूल लगाए तो पहले डिवीजन का लगाए, अगर डिवीजन रूल नहीं लगता तो फिर आप आंसर वहां पर 100 देते, लेकिन डिवीजन का रूल ये लग रहा है कि भाई ये तीनों संख्याएं आपकी 28, 82 और 100 2 से डिविजिबल है, बाकी 107 2 से डिविजिबल नहीं है, इसीलिए जो है आपका 107 इन सब तीनों से क्या होगा? अलग होगा। क्लियर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 13वें क्वेश्चन पे। देखिए 13वें क्वेश्चन का जरा आंसर देते हैं भाई। देखिए क्वेश्चन यहां पर भी आपसे क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन पूछा गया है। किससे पूछा गया है? क्लासिफिकेशन टॉपिक से। क्वेश्चन है कि सिलेक्ट द ऑड वन आउट, विषम को चुने। रूट है, फ्लावर है, ट्री है और बड है, जड़, फूल, पेड़ और कली। बताइए भाई, यहां पर तो आप इसका आंसर दे सकते हैं, इसका आंसर आप बिल्कुल दे सकते हैं क्योंकि बहुत आसान सा है, ठीक है ना भाई। देखो ऐसा है, रीजनिंग कोई सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है ना। अगर ये कहते हैं कि रीजनिंग सब्जेक्ट है तो रीजनिंग सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन हां जो आपने अभी तक पढ़ा है चीजें सारी वही हैं। चाहे कोई भी टॉपिक आप उठा लें, कोई भी टॉपिक आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ यार इसको मैंने पढ़ा ही नहीं कभी, ठीक है ना। तो हर टॉपिक कहीं ना कहीं पहले आप पढ़ चुके हैं, इसीलिए केवल अब एक चीज आती है कि भाई रीजनिंग आपके एग्जाम में क्यों पूछी जाती है? रीजनिंग आपके एग्जाम में क्यों पूछी जाती है, इसका क्या मतलब है भाई? कोई क्या हमें इसका यूज पड़ता है क्या? बिल्कुल। आपका आईक्यू लेवल चेक करने के लिए रीजनिंग आपसे एग्जाम में पूछी जाती है कि भाई आपका आईक्यू लेवल कैसा है, आप कैसे सोच पाते हैं, आप किसी चीज को कितनी जल्दी उसका रिस्पॉन्स दे पाते हैं, ठीक है ना। आप ऐसा तो नहीं भाई क्वेश्चन को देख के फ्रस्ट्रेट हो, सर ये क्या पूछ रहे हो सर, ये तो मैं इसका जो है तुरंत आंसर दे दूंगा, जब जो आंसर देने की बात है बता आपने गलत दे दिया। तो वही सारी चीज, आपका आईक्यू लेवल कैसा है, आप कितनी जल्दी किसी चीज को सोच पाते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है भाई, रूट है, फ्लावर है, ट्री है, बड है, कौन सा अलग है आपको यही तो बताना है। तो अब इसमें कोई याद करने वाली चीज थोड़ा ना कि भैया याद कर लो हाँ ये आएगा आंसर, ये तो एक समझने की बात है, इसलिए कहते हैं थिंकिंग, ठीक है ना। तो अब यहां पर देखिए, अगर मैं बात करूं तो यहां पे आ जाएगा आपका ट्री, ठीक है ना, क्या हो जाएगा? ट्री। अगर मैं बात करूं तो ऑल आर पार्ट ऑफ ट्री, ऑल आर पार्ट ऑफ ट्री, ठीक है ना, यही तो है। चाहे वो रूट हो, चाहे वो फ्लावर हो, चाहे वो बर्ड हो, ये सभी जो है किसके पार्ट है? ट्री के ही तो पार्ट है, पेड़ के पार्ट। इसलिए इन सब से मिलके पेड़ बनता है और इसीलिए पेड़ क्या है? ट्री आपका उनसे अलग है। क्लियर है? क्योंकि वो तीनों इसके पार्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 14th नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 14th नंबर क्वेश्चन देखिए, सिलॉगिज्म से पूछा गया भाई। 14th नंबर जो क्वेश्चन है वो आपका सिलॉग से पूछा गया है, ठीक है ना। सिलॉगिज्म से क्वेश्चन है, अर्थात कथन और निष्कर्ष भी हम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? कथन एवं निष्कर्ष, ठीक है। जहां पे आपको 2 से 3 या 4 भी हो सकते हैं, ठीक है, 4 भी हो सकते हैं, कोई सी बात नहीं कि नहीं 2 ही होंगे या 3 ही होंगे, ठीक है। कथन दिए जाते हैं और उस कथन के आधार पर आप डायग्राम बनाते हैं और डायग्राम बना करके फिर जो है आपको जो है निष्कर्ष निकालना होता है। तो सबसे पहली बात, कथन जो कहेगा वो 100% हमें सही मानकर चलना है। अगर जो है कथन ने कहा कुछ कुत्ते गधे हैं तो आपको मानना पड़ेगा कुछ कुत्ते गधे हैं। तो जो कथन कहेगा, जो स्टेटमेंट कहेगा वो 100% आपको सत्य मानना है, उसमें आप कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते कि नहीं सर ऐसा तो नहीं होता, तो उसको रियल लाइफ से जोड़ना ही नहीं है। तो कथन जो कहेगा, इस बात को एकदम पहले दिमाग में बैठा लो कि जो स्टेटमेंट कहेगा, स्टेटमेंट जो कहेगा
वो आपका 100% सत्य कहेगा। अगर कहेगा कि हाँ भैया अभी दिन है, अभी रात है, तो आप कहेंगे हाँ अभी रात है। ठीक है ना। तो स्टेटमेंट इस क्वेश्चन का राजा है। अब स्टेटमेंट के आधार पे आपको निकालना है कंक्लूजन। ठीक है ना। तो पहले हम कुछ चीजों को समझ लेते हैं। सिलॉग में 3 वर्ड आपके मेन होते हैं। क्वेश्चन को पढ़ने से पहले मैं कुछ चीजें आपको बता दूं। 3 वर्ड मेन होते हैं। एक आपका सम, ठीक है ना, एक आपका नो एनी, और एक आपका ऑल। ठीक है। जैसे मैं स्टेटमेंट के थ्रू आपको इनका डायग्राम बनाना बताता हूं कैसे। जैसे स्टेटमेंट आप मान के चलो, स्टेटमेंट अगर आपको सम के लिए दिया, जैसे कह दिया जाए सम ए आर बी, सम ए आर बी, सम ए आर बी, इसका जो डायग्राम बनेगा कुछ ऐसा बनेगा। सम ए आर बी, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया। सम ए आर बी, ए का कुछ पार्ट बी में है। दूसरी बात आप ध्यान रखिएगा, ये तो हमने डायग्राम बना लिया। ठीक है ना। दूसरी बात आपको याद रखना है कि जितना आपसे कहा जाता है, जितना आपको पता है, जितना आपको बताया गया, भाई जो आप कितना आपको पता होगा जितना आपको बताया गया। ठीक है ना। जो आपको बताया ही नहीं गया जिसके बारे में, उसके बारे में तो आप कह ही नहीं सकते। तो जो बताया गया केवल उतना ही आपको पता है, और जो पता है वही आपको कहना है। ठीक है ना। बाकी जो आपको नहीं पता उसके बारे में आप नहीं कह सकते कि भाई ऐसा है कि नहीं है। ठीक है। जैसे यहां पे कहा गया, आपसे कहा गया कि सम ए आर बी। अब आपसे कहा जाए कि भाई सम ए आर बी, तो सम बी आर ए, आप कहेंगे बिल्कुल भाई, जब कुछ ए बी है तो कुछ बी ए भी है। लेकिन अगर मैं कहूं कि सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी, तो आपने कहा मैं कह नहीं सकता, मुझे बताया नहीं गया इसके बारे में, मुझे तो केवल इतनी सी बात बताई गई कि सम ए आर बी। तो मैंने कह दिया भाई सम ए आर बी, तो सम बी आर ए। क्योंकि जब कुछ ए बी है तो कुछ बी ए है, मुझे बाकी की कोई जानकारी नहीं है, बाकी की मुझे कोई जानकारी नहीं है। अगर मैं कहूं कि नो ए आर बी, आपने कहा नहीं यार ये तो तुम गलत कह रहे हो। जब तुमने पहले कह दिया कि सम ए आर बी, तो फिर ये कहना कि नो ए आर बी, ये तो बिल्कुल ही गलत है। लेकिन ये कहना कि सम ए आर नॉट बी, इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। तो सम के लिए हम ये डायग्राम बनाते हैं। दूसरा अगर हम स्टेटमेंट की बात करें, जैसे आता है आपका नो ए आर बी, नो ए आर बी, तो यहां पे बनेगा आपका ये ए और ये हो गया आपका बी। ए और बी के बीच कोई भी रिलेशन नहीं है, तो नो ए आर बी, तो नो बी आर ए। जब कोई ए बी नहीं है तो कोई बी ए नहीं, दोनों के बीच लड़ाई हो गई। तो जब कोई ए बी नहीं है तो कोई बी ए भी नहीं है। क्लियर है। जब कोई नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अगर कहा जाए कुछ ए बी नहीं है तो बिल्कुल सही बात है भाई। जब ए का बी से कोई रिलेशन ही नहीं है तो ना तो ऑल का है ना तो कुछ का है। अब लास्ट में एक बात आती है ऑल की। जैसे स्टेटमेंट आपका दिया जाए कि ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी, तो इसका डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। ऑल ए आर बी, ए का पूरा पार्ट बी के अंतर्गत आ गया। ऑल ए आर बी, सभी ए क्या है, बी है। तो जब कथन कह रहा है कि भाई सभी ए बी हैं, तो ए का पूरा पार्ट बी के अंतर्गत आ जाएगा। अब देखो यहां पर एक चीज जरा समझो, यहां पर एक चीज जरा समझो कि चाहे इसको ऐसे समझ लो कि जो छोटा सर्कल होता है वो बड़े सर्कल के अंदर कुछ और सभी दोनों पार्ट आता है। अर्थात इसका मतलब ये हो कि अगर कह दिया जाए कि सम ए आर बी तो भी सही होगा और ऑल ए आर बी ये तो सही है ही। लेकिन जो बड़ा सर्कल होता है, छोटे सर्कल के अंदर कुछ पार्ट आता है। जैसे कहा जाए ऑल बी आर ए ये गलत है, लेकिन कहते हैं सम बी आर ए ये सही है। या फिर ऐसे समझो कि यदि अंदर से हम बाहर की तरफ जाते हैं तो सम और ऑल दोनों सही होते हैं। और अगर हम बाहर से अंदर की तरफ जाते हैं तो सम तो आपका सही होता है लेकिन ऑल आपका गलत होता है। इतनी बात क्लियर है? थोड़ा वो समझ में आ गया कैसे करना है?
सम के लिए डायग्राम कैसे बनाना है, नो के लिए डायग्राम कैसे बनाना है और ऑल के लिए आपको डायग्राम कैसे बनाना है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई, ठीक है ना। तो चलिए अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे, अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे और आपको जो आंसर देना है ना वो आपको देना है ABCD पे। देखिए नीचे यहाँ पे आपको ABCD दिख रहा होगा कि फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड फॉलो, तो आंसर A दीजिए। सेकंड थर्ड एंड फोर्थ फॉलो तो आंसर B दीजिए। ओनली फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो तो आंसर C दीजिए। ओनली फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो तो आंसर D दीजिए। तो जो आंसर आपको देना है वो ABCD के अकॉर्डिंग देना है। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को एक बार रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि कंसीडर द गिवन स्टेटमेंट टू बी ट्रू एंड डिसाइड विच ऑफ द गिवन कंक्लूजन कैन डेफिनेटली बी ड्रॉन फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट। दिए गए कथन को सत्य माने और तय करिए कि दिए गए कथन में से कौन सा निष्कर्ष निश्चित रूप से निकाला जा सकता है। अब देखिए स्टेटमेंट क्या दिया गया है, ऑल बिब्स आर रेड, ऑल रेड आर फ्लावर, नो फ्लावर्स आर टेबलेट्स। तो कंक्लूजन है पहला कि सम फ्लावर्स आर बिब्स, नो टेबलेट्स आर बिब्स, सम रेड आर बिब्स, सम टेबलेट्स आर रेड। अब आपको जो है आंसर देना है कि कौन सा सही आंसर होगा इन चारों में। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले हम स्टेटमेंट के आधार पर डायग्राम बनाएंगे। तो कह रहा है कि ऑल बिब्स आर रेड, तो आपने यहां बना दिया इस प्रकार से ऑल बिब्स, ये बना दिया BIBS बिब्स, ऑल बिब्स आर रेड, ये हो गया रेड, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है, आर रेड आर फ्लावर, ऑल रेड आर फ्लावर, ऑल रेड आर फ्लावर, ओके। लास्ट क्या कह रहा है, नो फ्लावर आर टेबलेट्स, नो फ्लावर आर टेबलेट्स, ठीक है ना, नो फ्लावर आर टेबलेट्स, ठीक है। ये आपका डायग्राम बनके हो गया तैयार। तो ये हम जो है हमने स्टेटमेंट के आधार पे डायग्राम बना लिया है, ठीक है ना। अब जरा आते हैं अपने कंक्लूजन पे। देखिए जरा पहला कंक्लूजन क्या है, पहला कंक्लूजन है कि सम फ्लावर आर बिब्स, कुछ फूल बिब हैं। अब देखिए आपको पता है कि जब इस प्रकार से डायग्राम बनता है और हम अंदर से बाहर की तरफ आते हैं, ठीक है, तो आपका सम भी आपका सही होता है और ऑल भी आपका सही होता है। लेकिन जब हम जो है बाहर से अंदर की तरफ जाते हैं तो आपका सम तो सही होता है लेकिन ऑल आपका जो है ऐसी कंडीशन में गलत होता है। क्लियर। जैसे पहला कंक्लूजन रहा है सम फ्लावर आर बिब्स, कुछ फूल बिब्स है, तो बिल्कुल सही है, ये आपका सही, क्योंकि आप बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं और जब बाहर से आप अंदर की तरफ जा रहे हैं तो इस कंडीशन में सम आपका सही है, तो पहला तो आपका सही है। दूसरा कह रहा कि नो टेबलेट्स आर बिब्स। अब देखो एक चीज जरा समझो, बिब्स किसके घर में रहता है, रेड के घर में। रेड किसके घर में रहता है, फ्लावर के घर में। फ्लावर की लड़ाई किससे है, टैबलेट से। क्योंकि देखो कथन कर रहे हैं कि नो फ्लावर्स आर टैबलेट्स, कोई भी फूल टैबलेट नहीं है। तो भाई जो कथन कहेगा वो 100% हमें सत्य मानना है। तो जब कथन ने कह दिया कि फ्लावर और टैबलेट की लड़ाई है और जो आपका बिब्स है वो फ्लावर के ही घर में तो रहता है, ठीक है ना, तो बिब्स की भी लड़ाई है टैबलेट से, ठीक है। क्योंकि भाई बिब्स रहता है रेड के घर में, रेड रहता है फ्लावर के घर में, और फ्लावर की लड़ाई है टैबलेट से, तो भाई बिब्स की भी लड़ाई है टैबलेट से, इसलिए नो टैबलेट्स आर बिब्स, ये भी आपका क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। तीसरा कह रहा है कि सम रेड आर बिब्स, सम रेड आर बिब्स। अब देखो जब आप बाहर से अंदर की तरफ जाते हैं तो कुछ आपका जो है कुछ पार्ट क्या होता है, बिल्कुल सही होता है। तो कहना कि सम रेड आर बिब्स, ये भी क्या होगा, आपका सही होगा। सम रेड आर बिब्स, ये भी क्या होगा, आपका सही। क्योंकि बाहर से जब अंदर की तरफ आप जाते हैं, या फिर आप ऐसे भी इसको याद रख सकते हैं कि जो बड़ा सर्कल होता है वो छोटे सर्कल में केवल कुछ पार्ट आता है, लेकिन जो छोटा सर्कल होता है वो बड़े सर्कल में कुछ और सभी दोनों पार्ट आते हैं। तो यहां पर जो है तीसरा भी आपका सही है कि सम रेड आर बिब्स। चौथा कह रहा है कि सम टैबलेट्स आर रेड, सम टैबलेट्स आर रेड। फिर वही बात, रेड किसके घर में रहता है, फ्लावर के घर में,
रेड किसके घर में रहता है? फ्लावर के घर में। फ्लावर की टैबलेट से लड़ाई है तो रेड की भी तो टैबलेट से लड़ाई है। जब रेड की टैबलेट से लड़ाई है तो आपका चौथा क्या है? गलत है। और वैसे भी जो डायग्राम आपके सामने बना है इसमें रेड और टैबलेट का कोई रिलेशन आपको नहीं दिख रहा। जब है ही नहीं तो दिखेगा कहां से? ठीक है ना। और कर भी नहीं सकते, क्योंकि अगर करेंगे तो हम अपने स्टेटमेंट को गुस्सा करेंगे और स्टेटमेंट से जो है दुश्मनी मोल नहीं ले सकते, क्योंकि भाई स्टेटमेंट इस क्वेश्चन का किंग है। इसलिए जो है चौथा आपका गलत। तो पहला, दूसरा और तीसरा आपका जो है सही है। तो यहां पे क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड फॉलो, पहला, दूसरा और तीसरा अनुसरण करते हैं। ठीक है ना, क्लियर? तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 15th नंबर क्वेश्चन पे आते हैं भाई। 15th नंबर क्वेश्चन जरा पढ़िए और फिर इसका आंसर हम लोग डिस्कस करते हैं। देखो क्या होगा। क्वेश्चन आपका जो है पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग से आया है। ठीक है ना, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग टॉपिक से पूछा गया है। क्वेश्चन है कि द गिवन क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ ए सेट ऑफ 3 फिगर्स x, y and z showing a sequence of folding a piece of paper. Figure Z shows the manner in which the folded paper has been cut. Okay, Z में दिखाया गया किस प्रकार से पेपर को कट किया गया है। Okay, select a figure from the option which would mostly closely resemble the unfolded form of figure Z. दिए गए प्रश्न में 3 आकृतियां हैं, x, y और z का एक सेट है। ठीक है, जो कागज के एक टुकड़े को मोड़ने का क्रम दर्शाता है। चित्र z में मुड़े हुए कागज को काटने का तरीका दिखाया गया है। विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो चित्र z के अनफोल्डेड रूप से सबसे अधिक मिलती जुलती है। तो आपको बताना है कि भाई जिस प्रकार से इनको फोल्ड करके लास्ट में जो z में आकृति दी गई है उसको उस प्रकार से कट किया गया है। तो जब इसको पूरा फोल्ड किया, ओपन कर दिया जाएगा, पूरा अनफोल्ड कर दिया जाएगा, तो इन ए बी सी डी में से कौन सी आकृति आपको दिखाई पड़ेगी? ए दिखाई पड़ेगी कि बी दिखाई पड़ेगी कि सी दिखाई पड़ेगी कि डी दिखाई पड़ेगी? तो अब एक चीज जरा समझो यहां पे। देखो, इस क्वेश्चन को करने का क्या तरीका है? केवल आपको दिमाग से चीजों को सोचना है। भाई एक पेपर आप लीजिए अपने हाथ में और उसको फोल्ड करिए। पहली बात, जितनी बार फोल्ड होगा उतनी बार आप पेपर को ओपन करेंगे। दूसरी बात, जो सबसे पहले फोल्ड होगा वो सबसे लास्ट में ओपन होगा और जो सबसे लास्ट में फोल्ड होगा वो सबसे पहले ओपन होगा। अब देखो यहां पर क्या है, आपको ये बताया गया है कि पेपर कितनी बार फोल्ड हुआ। पेपर 2 बार फोल्ड हुआ। देखो डॉट डॉट ये दर्शाता है कि जैसे आपके पास ये पूरा एक पेपर था, ये पूरा एक पेपर था, सबसे पहले आपने उसको यहां से फोल्ड कर दिया। जब यहां से इसको फोल्ड कर दिया तो ये ऊपर वाला पार्ट नीचे वाले में आ गया। फिर वो कह रहा है कि भाई जो ये पेपर था आपके पास, ये जो पेपर था पूरा इस प्रकार से, वो आपका जो है ये वाला पार्ट तो डॉट डॉट में बचा। अगर हम कहें तो कुछ ऐसा आपको दिखेगा। देखो कैसे, मैं बताता हूं कैसा। ये पार्ट जो अगला पार्ट है कुछ आपको ऐसा दिखेगा कि ये पार्ट आपका इसमें फोल्ड हो गया। ठीक है ना, और ये जो पार्ट है आधा, ये आपको डॉट डॉट में ऐसा दिखेगा। ठीक है ना, जो डॉट डॉट का पार्ट है ये पार्ट आपका इसमें जो सेकंड नंबर है इसमें समाहित है, इसमें ये समाहित है। इसके बाद फिर से इसको यहां से कट कर दिया गया, फिर से इसको यहां से कट कर दिया गया और लास्ट में आपके पास ये पार्ट बचा। लास्ट में आपके पास ये पार्ट बचा। बाकी जो पार्ट है, बाकी जो पार्ट है आपका पेपर का, उसको जो है कट कर दिया गया है। डॉट डॉट के द्वारा उसको दर्शाया गया कि बाकी जो पार्ट है वो पार्ट आपका इसके अंदर समाहित है, कुछ ऐसा। क्लियर? ये पार्ट इसमें चला गया। अब यहां पर इसको कट कर दिया गया, यहां पे इसको कट कर दिया कुछ ऐसी आकृति। अब जब इसको ओपन किया जाएगा तो जरा ध्यान से समझिए। देखिए सबसे पहले ये पार्ट ओपन होगा, सबसे पहले ये पेपर ऐसे ओपन होगा तो इधर पार्ट आएगा, फिर ये पूरा का पूरा ओपन हो जाएगा। तो देखो जैसे आपका यहां पर आपने इसको ऐसे जो है कट कर दिया, यहां पे इस प्रकार से कट कर दिया गया है। ठीक है ना, ये इस प्रकार से ऐसे ऐसा कट किया गया है। ठीक है,
यहाँ पे देखो एक ऐसे सर्कल कट किया गया, यहाँ पे कट कर दिया, यहाँ पे और यहाँ पे। अब एक चीज जरा सोचिए कि जब ये सर्कल इधर आए, जब ये पेपर ओपन किया जाएगा इधर, तो ये भाई पूरा पेपर कट कर दिया गया है, तो ये आकृति यहां पर है, ये आकृति इधर भी होगी, ये आकृति यहां पर भी होगी, और जब ये ऊपर ओपन किया जाएगा तो इधर भी आकृति होगी, ये इधर भी होगी, लेकिन सेम ऐसी ही आकृति होगी। और बीच में देखो एक सर्कल जब यहां होगी तो एक सर्कल यहां से मिलेगा, एक सर्कल यहां से मिलेगा, ठीक है ना, और एक सर्कल आपको यहां से मिल जाएगा, तो बीच में 4 सर्कल होंगे, बीच में 4 सर्कल होंगे। तो यहां पे अगर हम देखें तो ए तो नहीं होगा, क्योंकि यहां अगल बगल आपके सर्कल नहीं है, अगल बगल भी तो सर्कल होने चाहिए। बी भी नहीं होगा और सी भी, डी भी नहीं होगा, केवल एक ही आंसर हो सकता है सी, और वही आपका सही आंसर होगा। देखो इसके चारों तरफ ऐसे सर्कल होने चाहिए, तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका सी, ठीक है ना। सी में जो आकृति दी गई है वैसी आकृति आपको दिखाई पड़ेगी जब जेड को पूरा का पूरा आप अनफोल्ड कर देंगे। क्लियर? तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन को जरा सॉल्व करते हैं। देखो भाई अगला क्वेश्चन जरा रीड करते हैं पहले और देखते हैं भाई किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि भवंस रैंक इज 27th इन द क्लास, प्रेक्षा इज 7 रैंक अहेड ऑफ भवन इन द क्लास, प्रेक्षाज रैंक फ्रॉम द लास्ट इज 36, हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर इन द क्लास। भवन की रैंक कक्षा में 27वीं है, प्रेक्षा कक्षा में भवन से 7 रैंक आगे है, प्रेक्षा की रैंक लास्ट से 36वीं है, कक्षा में कितने छात्र हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा गया आपका रैंकिंग टेस्ट से, ठीक है ना। किस टॉपिक से पूछा गया है? रैंकिंग टेस्ट से, अर्थात क्रम परीक्षा से। और रैंकिंग टेस्ट में आपको जो है, जो आप रोल नंबर आपको दिया जाता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। अब देखो यहां पर दिया है कि भाई आपको निकालना है कि कक्षा में टोटल छात्र कितने हैं। तो आपको मैं बता दूं कि जब क्लास में किसी एक छात्र का आपको लेफ्ट और राइट दोनों से स्थान पता हो तो आप सिंगल सा एक फॉर्मूला लगा सकते हैं रैंकिंग टेस्ट में। वो होता है आपका n = l + r - 1। क्या होता है? l + r - 1, ठीक है ना। सिंगल सा फॉर्मूला है रैंकिंग टेस्ट में। जब किसी एक व्यक्ति का आपको लेफ्ट से और राइट से दोनों तरफ से स्थान आपको पता हो तो आप डायरेक्ट इस फार्मूले के द्वारा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकाल सकते हैं। फार्मूला क्या है? n = l + r - 1। n क्या है? n किसको डिनोट करता है? तो आपने कहा n डिनोट करता है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है ना। n किसको डिनोट करता है? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। l किसको डिनोट करता है? तो l डिनोट करता है प्लेस वैल्यू फ्रॉम लेफ्ट साइड, प्लेस वैल्यू फ्रॉम लेफ्ट साइड। अच्छा, लेफ्ट साइड को हम क्या बोल सकते हैं? तो बिगिनिंग भी बोल सकते हैं, शुरुआत से, ठीक है ना, या अप से, ठीक है ना, ऊपर से भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर आपका L क्या हो जाएगा? प्लेस वैल्यू फ्रॉम लेफ्ट साइड या बिगिनिंग, ठीक है, शुरुआत से। क्लियर है? R का मतलब क्या है? तो R का मतलब है कि प्लेस वैल्यू फ्रॉम राइट साइड, प्लेस वैल्यू फ्रॉम राइट साइड। राइट साइड मतलब जहां पे लास्ट आपकी पंक्ति खत्म होती है। जैसे क्लास में आप पढ़ते हैं, आपका एक रोल नंबर है, तो भाई शुरुआत तो 1 से होती है। अब अगर आपके सेक्शन में 50 स्टूडेंट हैं तो लास्ट वाले का रोल नंबर 50 होगा, आपका 1 होगा, ठीक है ना। तो शुरुआत जहां से होगी उसको हम बोलेंगे लेफ्ट साइड, जहां पे लास्ट होगा उसको बोलेंगे राइट साइड। क्लियर? अब जैसे आप एक चीज जरा बताओ, अगर मैं कह दूं कि शुरुआत से आपका रोल नंबर 11th नंबर है, लास्ट से कितना होगा? अगर आपकी क्लास में 50 स्टूडेंट हैं तो आप आसानी से निकाल पाएंगे कि हाँ भाई वहां से मैं काउंट कर लूंगा, ठीक है ना।
अब यहां पर एक चीज आपको याद रखनी है कि अगर जब तक दो चीजें आपको पता नहीं होंगी तब तक आप इस क्वेश्चन को, इस फॉर्मूले का प्रयोग नहीं कर सकते। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे अगर मैं कह दूं कि एक क्लास में एक बच्चे का शुरुआत से 25वां स्थान है, ठीक है ना, और 25th प्लेस पे है लेफ्ट साइड से, तो बताइए कि वहां पर टोटल बच्चे कितने हैं, आप निकाल ही नहीं पाएंगे क्योंकि जानकारी ही अधूरी दी गई है। क्योंकि भाई इस फॉर्मूले को लगाएंगे कम से कम दो चीजें पता होनी चाहिए। अगर मुझे टोटल स्टूडेंट पता है, उस एक स्टूडेंट का मुझे लेफ्ट साइड से स्थान पता है, मैं उसका राइट साइड से निकाल सकता हूं। अगर मुझे एक स्टूडेंट का लेफ्ट और राइट साइड दोनों साइड से स्थान पता है तो मैं वहां पर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट भी निकाल सकता हूं। क्लियर है, समझ में मेरी बात आ रही है? तो अब यहां पर जरा देखिए, अब इतनी चीजें समझ में आ गई तो यहां पे हमें किस फार्मूले का प्रयोग करना है n बराबर l प्लस आर माइनस का 1, ठीक है ना। तो यहां पे n क्या है आपका, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, l क्या है, प्लेस वैल्यू फ्रॉम लेफ्ट साइड, r किसको दर्शाता है, तो प्लेस वैल्यू फ्रॉम राइट साइड। ठीक है, अब जरा देखिए क्वेश्चन पे आते हैं भाई, अब क्वेश्चन पे आते हैं। इतनी चीज आपको समझ में आ गई, क्या फॉर्मूला लगाना है, n बराबर l प्लस आर माइनस का 1, लेकिन ये तभी लगेगा जब हमें एक व्यक्ति का लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से स्थान पता हो। अब जरा देखो क्वेश्चन पे आओ, भवंस रैंक इज 27th इन द क्लास, प्रेक्षा इज 7th रैंक अहेड ऑफ भवन इन द क्लास। अब देखो शुरुआत से भवन की रैंक, जैसे यहां ये शुरुआत है, ठीक है ना, यहां से भवन की जो रैंक दी गई है, ठीक है ना, वो कितनी दी गई है, 27th दी गई है। यहां पे भवन बैठा हुआ है, ठीक है ना, भवंस रैंक, ठीक है। अब कह रहे हैं कि प्रेक्षा इज 7th अहेड, ठीक है ना, 7 रैंक अहेड ऑफ भवन इन द क्लास। जो प्रेक्षा है वह भवन से 7 रैंक आगे है। अब एक चीज आपके दिमाग में आती है, सर यहां पे तो नहीं दिया गया कि लास्ट से भवन की रैंक कि जो है शुरुआत से है। तो भाई जब ये आपको जानकारी न दी जाए कि वो शुरुआत से पूछ कह रहा है कि लास्ट से, तो हमेशा रैंक हम कहां से काउंट करते हैं, शुरुआत से। अब कह रहा है कि प्रेक्षा उससे 7 रैंक आगे है, मतलब 7 रैंक पहले ही तो है उससे, ठीक है ना, 7 रैंक क्या है, पहले, आगे का मतलब उससे अहेड मतलब उससे पहले है, ठीक है ना, 7 रैंक उससे आगे है। तो भाई आगे का मतलब यह हुआ कि अगर भवन 27 पे है तो अगर मैं कहूं कि प्रेक्षा की लेफ्ट साइड से क्या हो जाएगी रैंक, ठीक है ना, जो प्रेक्षा है उसकी लेफ्ट साइड से रैंक कितनी होगी, तो आपने कहा लेफ्ट साइड से मतलब L से, यही तो है लेफ्ट साइड, शुरुआत ये है लेफ्ट साइड, ठीक है ना, ये है लेफ्ट साइड। लास्ट कहां से होगा, जहां पे जो है ये पंक्ति खत्म हो जाएगी, ठीक है ना, वो जो है आपके रोल नंबर खत्म हो जाएंगे। क्लियर। अब देखो तो प्रेक्षा का लेफ्ट साइड से, लेफ्ट मतलब L बराबर कितना आ जाएगा, लेफ्ट साइड से उसका स्थान कितना हो जाएगा, तो आपने कहा 27 माइनस 7, तो ये आ जाएगा आपका 20। तो प्रेक्षा का लेफ्ट साइड से स्थान कितना है, 20th। प्रेक्षा का राइट साइड से स्थान आपको पता कितना है, तो 36, ठीक है ना। प्रेक्षा का जो है, प्रेक्षा का राइट साइड से स्थान आपको मालूम है कितना है, R बराबर दिया गया है 36। क्लियर, ठीक है। लास्ट से मतलब अंत से, ठीक है ना, अंत मतलब राइट साइड, ठीक है। तो R बराबर 36, L बराबर आपने निकाल लिया 20th। अब देखो जरा, तो यहां पे N बराबर क्या हो जाएगा, L प्लस आर माइनस का 1, ठीक है। तो L कितना है, आपने कहा L है आपका 20, R कितना है आपका 36, दोनों को ऐड कर लो, एक माइनस कर दो, कितना आ जाएगा आपका 55। तो टोटल स्टूडेंट है कितने क्लास में, तो आपने कहा 55 है। टोटल स्टूडेंट है कितने क्लास में, 55 है। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। क्लियर है। तो कितने स्टूडेंट हैं, 55 स्टूडेंट हैं क्लास में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, आपसे पूछा गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे ब्लड रिलेशन से। किससे पूछा गया है, ब्लड रिलेशन टॉपिक से पूछा गया है। ओके, क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स टोल्ड वाई, थू यू आर द सन ऑफ माई फादर, आई एम नॉट योर ब्रदर, हाउ इज एक्स रिलेटेड टू वाई। एक्स ने वाई से कहा, यद्यपि आप मेरे पिता के पुत्र हैं, मैं आपका भाई नहीं हूं, तो यक्स वाई से किस प्रकार संबंधित है, बताइए।
सिस्टर, सन, डॉटर या कजिन। ठीक है, कौन सा आपका सही आंसर होगा? तो ये क्वेश्चन आपसे ब्लड रिलेशन से पूछा गया है। अब ब्लड रिलेशन के क्वेश्चनों को कैसे हमें सॉल्व करना है, जरा उसको हम समझ लेते हैं। ब्लड रिलेशन में मेन क्या है? आपका जेंडर। भाई जब तक किसी का जेंडर आपको डिफाइन नहीं होगा तब तक आप रिलेशन डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है ना, जैसे ही जेंडर डिफाइन होगा आप रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, चाहे जैसे आपका रिलेशन, अब भाई रिलेशन की जब बात आती है तो ब्लड रिलेशन जो हमारा एक पारिवारिक रिलेशन है वही तो ब्लड रिलेशन है। हमारा भाई कौन है, हमारी बहन कौन है, ठीक है ना। जैसे रिलेशन की अगर मैं बात करूं तो जब रिलेशन की बात हम करते हैं तो भाई जब हम धरती पर अवतरित हुए तो हम दो लोगों को हमने जाना, एक अपने माता को, एक पिता को। फिर ये रिलेशन दो वर्गों में बंट गए, एक आपका पिता वर्ग में और एक आपका माँ वर्ग में। ठीक है ना, पिता वर्ग में चाचा चाची, बुआ फूफा, है ना, दादा दादी। पिता माँ वर्ग में आपका जो है मामा मामी, मौसी, ठीक है ना, और नानी नाना। ठीक है, तो ये सारे रिलेशन किस वर्ग में गए? माँ वर्ग में। तो रिलेशन दो वर्गों में बंट गए। ठीक है, फिर रिलेशन और आगे बढ़ा, फिर आपकी शादी हुई, आपकी वाइफ आई। ठीक है, तो वहां से और रिलेशन आगे बढ़ गया। ठीक है, आप किसी के जो है सन इन लॉ लगेंगे, आपकी कोई मदर इन लॉ होगी, फादर इन लॉ होंगे। ठीक है ना, तो फिर वो रिलेशन और आगे बढ़ता हुआ चला गया। तो यहां पर देखो, अगर हम बात करें तो रिलेशन में जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, अगर क्वेश्चन को पढ़ के आप आंसर दे पा रहे हैं बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन को पढ़िए, समझ में आ गए तुरंत आंसर करिए, नहीं समझ में आ रहा उसका डायग्राम बनाइए। डायग्राम बनाने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ेगी। किसकी? इंस्ट्रूमेंट की। वो इंस्ट्रूमेंट क्या क्या होंगे जरा वो समझ लो। सबसे पहले जेंडर की बात आती है तो रिलेशन दो लोगों के बीच होता है। मेल, मेल के लिए हम क्या सिंबल यूज करेंगे? प्लस। फीमेल, फीमेल के लिए हम कौन सिंबल यूज करेंगे? माइनस। ठीक है ना। दूसरी बात, एक बात होती है जनरेशन की। किसकी बात होती है? जनरेशन की। ठीक है ना, जैसे कि आदमी कहता है आप किस जनरेशन के हो। ठीक है, तो जैसे हम यहां पर बात करें तो जनरेशन में बड़े छोटे की बात नहीं होती, जनरेशन में होता है जनरेशन गैप और इक्वल जनरेशन। जैसे मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरा जो भाई है, मेरी जो बहन है, चाहे मुझसे छोटी हो चाहे मुझसे बड़ी हो, वो है मेरे जनरेशन की। लेकिन अगर मैं जो है अपने पिता की बात करूं, अपने दादा की बात करूं, ठीक है ना, दादा दादी मतलब बाबा और दादी, क्लियर ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, यहां बड़े पापा छोटे पापा या और दूसरा कुछ नहीं होता। ठीक है, अब यहां पर देखो, यहां पे क्या होगा? जनरेशन, तो इक्वल जनरेशन। इक्वल जनरेशन समझ गए ना कैसा? जैसे मैं अपनी बात कर रहा हूं तो मेरा जो भाई है, मेरी जो बहन है, सब मेरी जनरेशन के हैं। तो इक्वल जनरेशन को हम इस लाइन के द्वारा दर्शाते हैं। ठीक है ना, और जनरेशन गैप को हम जो है इस लाइन के द्वारा दर्शाते हैं। ठीक है, नहीं, जनरेशन गैप को जो है खड़ी लाइन से इस प्रकार से दर्शाते हैं। ठीक है ना। अब एक रिलेशन आपका और होता है जो बहुत ही पवित्र रिलेशन होता है, वो है आपका पति पत्नी का रिलेशन, अर्थात पीपी का रिलेशन। ठीक है ना, पी स्क्वायर भी हम कह सकते हैं। ठीक है ना, तो पति पत्नी के रिलेशन में एक ऐसा रिलेशन है रिलेशन में जिसमें यदि किसी एक का जेंडर डिफाइन है तो दूसरे का जेंडर आप अपने आप डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं यहां पे कह दूं ए और बी आपस में पति पत्नी है, तो पति पत्नी के रिलेशन को हम लोग इस लाइन के द्वारा दर्शाते हैं। और कह दूं कि ए हस्बैंड ऑफ बी, तो आप कहेंगे बी वाइफ ऑफ ए। केवल पति पत्नी का रिलेशन ऐसा होता है ब्लड रिलेशन में जिसमें यदि किसी एक का जेंडर डिफाइन है तो दूसरे का अपने आप डिफाइन कर सकते हैं, बाकी कोई रिलेशन ऐसा नहीं है। ठीक है ना, तो यहाँ पे आंसर, यहाँ पे क्या हो जाएगा? पति पत्नी के रिलेशन को इस सिंबल के द्वारा हम यहाँ पे दर्शाएंगे। इतनी बात क्लियर है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। जरा क्वेश्चन को देखिए। एक्स ने वाई से कहा यद्यपि आप मेरे पिता के पुत्र हैं। यक्स वाई से क्या कह रहा है? अब डायग्राम कैसे बनाएंगे? जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा बना दो। जैसे उन्होंने कहा कि यक्स ने वाई से कहा, मैंने यहां यक्स बनाया, यहां वाई बनाया। यक्स वाई से क्या कह रहे हैं? आप मेरे पिता के पुत्र हैं। ठीक है ना, तो यक्स के ये मैंने पिता बना दिए, क्योंकि भाई जनरेशन ऊपर होंगे तो मैंने उनको ऊपर बनाऊंगा। अगर मेरे पुत्र की बात होती तो मैं उसको नीचे बनाता, क्योंकि उनसे एक जनरेशन नीचे है।
यद्यपि आप मेरे पिता के पुत्र हैं, मतलब वाई जो है यक्ष के पिता का पुत्र है, ठीक है ना, लेकिन मैं आपका भाई नहीं हूं, मैं आपका भाई नहीं हूं। तो दोनों में भाई रिलेशन तो है, क्योंकि जो यक्ष के पिता हैं वो उनका ही पुत्र है वाई, तो यक्ष वाई दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, अब भाई तो है नहीं तो बहन हो जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि बहन भाई का रिश्ता हो जाएगा। तो जब भाई नहीं है तो यक्ष उसकी क्या होगी, बहन होगी। तो यक्ष से वाई का रिलेशन किसका हो जाएगा, सिस्टर का हो जाएगा। यक्ष से यक्ष का वाई से रिलेशन क्या हो जाएगा, सिस्टर का होगा। तो उसने ही तो कहा कि भाई यद्यपि आप मेरे पिता के पुत्र तो हैं, ठीक है ना, जो वाई है वो यक्ष के पिता का पुत्र है, तो है जो दोनों में रिलेशन जो है भाई भाई बहन का या भाई भाई का। तो भाई उसने कहा कि यद्यपि मैं तुम्हारा भाई नहीं हूं, तो भाई नहीं हो तो बहन होगी, ठीक है ना। तो यक्ष वाई की बहन है, वाई एक्स का भाई है। तो यहां से पूछा कि यक्ष वाई से किस प्रकार संबंधित है, तो यक्ष जो है वाई की सिस्टर लगेगी, बहन लगेगी। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भाई अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन जरा पढ़िए और इसको जरा डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है कि अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स एज पर देयर ऑर्डर इन द डिक्शनरी। निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में उनके क्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। हॉबी, हॉलीडे, हॉर्स, हॉवल एंड हॉर्नेट। तो इनके अर्थों से आपको कोई लेना देना नहीं है, पहली बात, ठीक है ना। और ये आपको क्वेश्चन पूछा गया है लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड से, ठीक है ना, शब्दों के तार्किक क्रम से क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका अर्थ निकाल के आपको अनर्थ नहीं करना है, जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा ही करना है। तो आपको इन वर्डों को लगाना है अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी, ठीक है ना। और डिक्शनरी का मतलब हो गया A to Z, ठीक है। तो कैसे लगाएंगे जरा उसको समझिए। देखिए यहां पे वर्ड आपको दिया गया है पहले में HOBBY, दूसरे में दिया गया है HOLIDAY हॉलीडे, तीसरा दिया गया है HOARSE, फिर दिया गया है HOBBLE, फिर दिया गया है HORNET। अब जरा देखो भाई यहां पे अगर हम बात करें तो इसको करने का तरीका क्या है जरा उसको समझिए। तो जब भी आपसे जो है कह दिया जाए कि इन वर्डों को, ठीक है, इंग्लिश में वर्ड दिए गए हैं, इनको जो है डिक्शनरी के अकॉर्डिंग लगाइए, तो आपको कैसे करना है। देखो जैसे यहां पे देखो, जहां तक पहले देखिए, जहां तक इन सब में जो आपके अल्फाबेट कॉमन हो वहां तक कट कर दीजिए। HO यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है और यहां भी। तो HO आपने सबसे कट कर दिया। अब HO के आगे जरा बढ़िए, ठीक है ना। और एक चीज, ये नंबरिंग जरा लिख लीजिए, पहले नंबर पे दिया गया है, ये दूसरे नंबर पे दिया गया है, ये तीसरे पे दिया गया है, ये चौथे पे दिया गया है और ये पांचवें पे दिया गया है, ठीक है ना। अब देखो HO सब में कॉमन था, आपने कट कर दिया। HO के जरा आगे बढ़िए, यहाँ पे क्या है B, यहाँ पे L, यहाँ पे A, यहाँ पे B, यहाँ पे R। अब देखो जरा एक चीज मेरी समझना, आपको कौन कौन से वर्ड मिले। आपने कहा पहले में B था, दूसरे में L था, तीसरे में A था, फिर B था और फिर क्या था आपका R था। आप मुझे बताओ कि B, L, A और R में सबसे पहले कौन आता है। सबसे पहले कौन आता है, पहले A आएगा, फिर B आएगा, फिर L आएगा, सबसे लास्ट में R आएगा, सबसे लास्ट में R आएगा। अब एक चीज जरा ध्यान से फिर समझना, R केवल एक में है तो ये तो फिफ्थ में जाएगा, ये तो फिफ्थ नंबर पे जाएगा, ये बात क्लियर है। तो फिफ्थ वाला फिफ्थ नंबर पे गया, सबसे पहले नंबर पे आपका A आएगा तो 3 वाला फर्स्ट पे आएगा, 3 वाला फर्स्ट पे आएगा, ठीक है ना। इसके बाद B जो है आपका सेकंड, तो B 2 में देखो यहां भी है, यहां भी है, यहां भी B, यहां भी B, दोनों में देखो यहां भी B है, यहां फिर से B है, दोनों का फिर से कंपैरिजन करो, क्योंकि दोनों में B आया है तो B के बाद यहां भी B के बाद यहां भी B के बाद यहां Y है, B के बाद यहां L है, B के बाद यहां Y है, B के बाद यहां L है। तो पहले L आता है तब बाद में Y आता है, तो ये वाला आएगा सेकंड नंबर पे और ये आएगा आपका थर्ड नंबर पे और ये आएगा आपका फोर्थ नंबर पे,
ठीक है ना। अब इसको आप सीक्वेंस में कैसे लगाएंगे, तो देखो जरा, सीक्वेंस लगाएंगे आप इधर से, तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे आया 3 नंबर वाला, सेकंड पे आया 4th नंबर वाला, थर्ड पे आया 1 नंबर वाला, फिर आया आपका सेकंड, और फिर आया सबसे लास्ट में 5th। तो 3 4 1 2 5, 3 4 1 2 5, ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ये इसका जो है एक लॉजिकल क्रम होगा। बात समझ में आई? तो इसका लॉजिकल क्रम क्या होगा? 3 4 1 2 5, ठीक है। तो जो आप क्रम में लगाएंगे वो इधर से लगाएंगे, ठीक है ना। ये तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पे कौन आया ये हमने यहां से निकाला। फिर जो आपका लॉजिकल सीक्वेंस लगाना है आप इस नंबर से लगाएंगे। क्लियर? तो लॉजिकल सीक्वेंस क्या बनेगा? 3 4 1 2 5, ये आपका लॉजिकल सीक्वेंस होगा इन वर्डों का। तो समझ में आया कैसे करना है, ठीक। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। अगले क्वेश्चन का जरा आंसर करिए, अगले क्वेश्चन का जरा आंसर करने की कोशिश करिए। देखिए भाई, ये क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। क्वेश्चन को पहले रीड करते हैं। नॉन वर्बल से क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि इन अ मिरर इज प्लेस्ड ऑन द लाइन MN, ठीक है ना। ये लाइन MN है, यहाँ पे एक मिरर आपका दिया गया है, यहाँ पे आपका एक मिरर है MN, ठीक है ना। ये MN आपका एक मिरर है, ठीक है। और यहाँ पर ये कुछ डायग्राम ऐसा बना है, मैं बना देता ताकि आपको भी अच्छे से दिखाई पड़ने लगे, ठीक है ना। ये कुछ ऐसा बना है, ये कुछ ऐसा ऐसा ऐसा, और ये इस प्रकार से, ये पूरा का पूरा ब्लैंक है, और ये पूरा का पूरा खाली है, ठीक है ना। ये ऐसा है, इधर ये सर्कल खाली है, इधर ये पूरा का पूरा ब्लैक है, ठीक। ऐसा कुछ बना है, ठीक है। ये ऐसा कुछ डायग्राम है। अब आपको बताना है कि इफ अ मिरर प्लेस्ड ऑन द लाइन MN, then which of the given option is the mirror image of the given figure। यदि MN रेखा पर एक दर्पण रखा जाए तो दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प दी गई आकृति का दर्पण प्रतिबिंब है? बताइए भाई, इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा? MN दर्पण रखा गया है, देखो दर्पण उसके नीचे रखा गया है, हॉरिजेंटल रखा गया है। तो मैं आपको बता दूंगा, अगर दर्पण आपका हॉरिजेंटल रखा जाता है, ठीक है ना, दो चीज समझिए मेरी, ठीक है ना। अगर दर्पण आपका वर्टिकल रखा हो, जैसे ऐसे दर्पण रखा हो, ये दर्पण सपोज करो MN है, अगर ऐसे दर्पण रखा हो तो आपका बदलता क्या है? राइट, आपका बदलता है राइट से लेफ्ट, राइट से लेफ्ट, और लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट, ठीक है ना। अप एंड डाउन नो चेंज। लेकिन अगर दर्पण आपका ऐसे हॉरिजेंटल रखा हो, दर्पण आपका हॉरिजेंटल रखा हो, तो यहां पे ध्यान रखिएगा, आपका लेफ्ट राइट नहीं बदलेगा, लेफ्ट एंड राइट में कोई बदलाव नहीं होगा, कोई बदलाव नहीं होगा। जैसे यहां पे अप एंड डाउन में कोई बदलाव नहीं होता, उसी प्रकार से यहां पर राइट और लेफ्ट में कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन अप किससे बदलेगा? डाउन से, और डाउन किससे बदलेगा? अप से, ठीक है ना। डाउन किससे बदलेगा? अप से। तो जरा बताओ भाई यहां पे क्या आपका आएगा? तो अप और डाउन बदल जाएगा, अर्थात ये आपको ऊपर दिखेगा और ये नीचे दिखेगा। तो देखिए यहां पे कौन सा आपका सही आंसर होगा। और एक चीज ध्यान रखिएगा, जो है लेफ्ट और राइट नहीं बदलेगा, लेफ्ट राइट नहीं बदलने वाला, अप और डाउन बदल जाएगा। तो जरा बताएं भाई कौन सा, थोड़ा एक बार दिमाग लगाएं, मैंने आपको चीज समझा दी है, कोशिश जरा करिए कि क्या आंसर इसका हो सकता है। देखिए भाई क्या होगा आंसर, सोचिए, बहुत आसान है, केवल सोचना ही है, बाकी कोई ऐसा तरीका है कि आप याद कर लें कि हाँ इसमें यही लगाना है। तब देखो भैया ऐसा है कि मैंने क्या बताया, अप डाउन बदलेगा, लेफ्ट राइट नहीं बदलेगा। तो ये अगर आपका इधर तो रहेगा इधर ही, लेकिन एक चीज जरा सोचो, देखो ये फिगर ऐसा होगा कि ये जो है, ये वाला जो पार्ट है वो नीचे आएगा, ये वाला पार्ट ऊपर जाएगा, ये वाला पार्ट जो ब्लैंक वाला तीर का निशान है ये नीचे आएगा, ठीक है ना, और ये वाला पार्ट ऊपर जाएगा। तो अगर मैं देखूं तो क्या फर्स्ट में होगा? नहीं होगा, ठीक है ना। क्या सेकंड में होगा? सेकंड में भी देखो ये ऊपर का ऊपर ही है, नहीं होगा, ठीक है ना। अब जरा
थर्ड और जरा फोर्थ की बात मैं कर लूं तो यहां पर देखो ये दोनों जो पार्ट है साथ रहेंगे, अर्थात ब्लैंक वाला ये तीर और ये ब्लैक वाला सर्कल ये साथ में रहेंगे। जबकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ब्लैंक वाला तीर और ब्लैंक वाला सर्कल, देखिए ब्लैंक वाला सर्कल कहां पर है, जो आपका ब्लैक वाला तीर है। तो यहां पर देखो आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो ऐसे क्वेश्चन को जब भी प्रॉब्लम आती हो हमेशा उसको पहले चेक करो जो आंसर नहीं हो सकता, उसको चेक करिए जो आंसर नहीं हो सकता, होने वाला अपने आप आपके सामने होगा। वो चिल्ला चिल्ला के भैया मैं हूं आंसर, मुझे टिक करो। क्लियर है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के जरा आंसर बताएं भाई क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखिए भाई, क्वेश्चन जो है एम्बेडेड फिगर से आपको क्वेश्चन पूछा गया है, नॉन वर्बल से, नॉन वर्बल रीजनिंग के एम्बेडेड फिगर से क्वेश्चन पूछा गया है कि सिलेक्ट द ऑप्शन इन विच द गिवन फिगर इज एग्जैक्टली एम्बेडेड। उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति बिल्कुल सन्निहित है। तो आपको बताना है किसमें जो है ये आकृति, जो आपको यहां पर ये आकृति दिख रही है ना, ए बी सी डी में से किसमें सेम वही आकृति सन्निहित है, ये आपको बताना है। ए में है कि बी में है कि सी में है कि डी में, वही आकृति जो आपको वहां पर दी गई है सेम वैसी ही आकृति किस डायग्राम में है। तो आपने कहा ये तो बहुत सिंपल है, इसमें कुछ है ही नहीं भाई। अगर देखा जाए तो ये आपको फर्स्ट में ही देखने को मिलेगी। देखो आप देख पा रहे होंगे बहुत अच्छे से, देखो ये हो गई आपकी लाइन, ठीक है ना, ये हो गई फिर ऐसे, ये फिर ऐसे और ये फिर आ जाएगी ऐसे। तो फर्स्ट में ही आपको मिल गई, ठीक है ना, किसमें मिल गई, फर्स्ट में, ठीक है। देखो इस प्रकार से, तो जब फर्स्ट में आपको मिल गई तो फर्स्ट ही आपका सही आंसर हो गया, ठीक है ना, और किसी में होगा ही नहीं, तो फर्स्ट आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो जब पहले में ही मिल गई तो पहला ही आंसर आपका सही आंसर होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भाई, इस क्वेश्चन को जरा देखिए, रीड करें। क्वेश्चन आपका पूछा गया है फाइंडिंग द मिसिंग नंबर, लुप्त पदों को भरना, ठीक है ना, और उसमें क्वेश्चन पूछा गया आपका मैट्रिक्स में, ठीक है। तो फाइंड द मिसिंग नंबर इफ अ सर्टेन रूल इज फॉलोड आइदर रोज वाइज और कॉलम वाइज। लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, यदि एक निश्चित नियम का पालन या तो पंक्तिवार या स्तंभवार किया जाता है। अब यहां पर आपको ये मैट्रिक्स दी गई है, ठीक है ना, ये आपका जो है 4 5 6 ये आपकी पंक्ति है, 4 2 1 21 ये आपका क्या है, कॉलम है। आपको ये देखना है कि जो भी रूल यहां पे फॉलो होगा, चाहे वो आपका कॉलम वाइज हो चाहे वो रो वाइज हो, तीनों में सेम होगा। अगर आपने जो रूल पहली पंक्ति में लगाया वही दूसरे में लगेगा, वही तीसरे में, वही चौथी में, जो पहले कॉलम में लगेगा वही दूसरे में, वही तीसरे में। तो जरा एक बार सोच के देखिए क्या यहां पे रूल लग सकता है, ठीक है ना। सॉल्व करने का तरीका क्या है इसका, इसके बारे में मैं आपको बहुत अच्छे से बताने वाला हूं, लेकिन थोड़ा सा आप एक बार खुद से इसको सॉल्व करने की कोशिश जरूर करें, एक बार जरूर करिए, शायद आपसे आपका आंसर आ जाए। नहीं आएगा तो फिर तो मैं आपको बता ही रहा हूं कैसे करना है, लेकिन एक बार थोड़ा सा आप भी कोशिश करके देखें। और इस बात को भी ध्यान रखना है, इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो रूल लगेगा तीनों में सेम लगेगा, इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। जैसे अब देखिए, अगर मैं यहां पर आपको बताऊं कि कैसे करना है, तो एक चीज आप ध्यान रखिए, जिधर बड़ा नंबर लिखा हो, ठीक है ना, उधर आपको ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। जैसे यहां पे देखो 21 यहां लिखा है, यहां 98 लिखा है, तो अब 21 अगर हम बात करें तो ये कॉलम देखो 4 2 और 1 में कुछ ऐसा करेंगे 21 आ जाए, ठीक है ना। तो ये तो कॉलम की बात हो गई, किसकी हो गई, कॉलम की बात। तो जरा यहां पे देखो 4 2 1 में ऐसा क्या करें कि भाई 21 आ जाए, मल्टीप्लाई डिवीजन स्क्वायर क्यूब कुछ भी आप कर सकते हैं जो आपकी मर्जी हो, ठीक है। तो जैसे देखो 4 2 6 1 7, अब अगर हम सबको जोड़ करके देखो भाई हमने क्या कर दिया, 4 + 2 + 1, 4 2 6 1 7, 7 में 3 का मल्टीप्लाई कर दिया 21 आ गया। आपने कहा यही रूल अगले में लगा दो, 5 + 3 + 8 कितना हो जाएगा, 5 3 8 8 16, यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 3 48 आ जाएगा। नहीं ये तो नहीं बनेगा काम, ठीक है ना, ये से काम तो नहीं बनेगा भाई, नहीं बनेगा। कुछ और सोचिए, और क्या 21 लाने का तरीका हो सकता है। एक तरीका तो हमने लगाया तो गलत हो गया, दूसरे तरीके पे जरा चलते हैं। और क्या हो सकता है, 4 2 1, तो आपने कहा कि अगर इसका स्क्वायर कर दें
4 का स्क्वायर कर दें प्लस 2 का स्क्वायर कर दें प्लस 1 का स्क्वायर कर दें, कितना हो जाएगा जरा देखो भाई। 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 21। जरा अगला करके देखो, 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 25 प्लस 9 प्लस आपका 16, तो 16 और 9 हो जाए नहीं 64, 16 नहीं, 8 का जो स्क्वायर होता है 64 होता है, 64 और 9 हो जाएगा आपका 73, 64 और 9 हो जाएगा 73, 73 में अगर 25 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 98। तो यहां पर देखो दोनों में सेम रूल लग रहा है, तो यहां पर भी लास्ट में सेम रूल लगा दो, यही रूल लगा दो। देखो 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, 7 का स्क्वायर 49, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, तो ये जाएगा 58। 58 में आप जो है 58 में 36 जोड़ दो, तो 58 में जब 36 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 8 से 14, 8 से 14, 5 3 8 1 9, 94 आपका आंसर आ जाएगा। तो 94 आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो जब भी जो है आपको मैट्रिक्स सॉल्व करने के लिए आती है तो आप उधर ध्यान दें जिधर बड़ा नंबर लिखा हो, ठीक है ना। और इस बात को ध्यान देना कि तीनों में चाहे आपको कॉलम से लगाएं चाहे रो से लगाएं, आपको जो है सब में समान रूल अप्लाई करना है। क्लियर है? तो यहां पे दिया है ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा, 94 आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का जरा आंसर दीजिए भाई, क्या आएगा। देखिए क्वेश्चन दिया गया है आपसे कि फाइंड विच वन वर्ड कैन नॉट बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड। ज्ञात कीजिए कि दिए गए शब्द के अक्षरों से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। एक आपको यह शब्द दिया गया है FALSITIES, आपको बताना है कि इन जितने भी अल्फाबेट इसमें दिए गए हैं उनका यूज करके, ठीक है ना, कौन सा वर्ड नहीं बनाया जा सकता। तो भाई जिस भी वर्ड में, जो ABCD में आपको वर्ड दिए गए हैं, जिस भी वर्ड में इसके बाहर का अल्फाबेट आएगा वो आपका शब्द नहीं बन सकता। जैसे पहले में देखो FALSE दिया है, तो आपने कहा कि देखो भाई F भी है, यहां पर A भी है, L भी है, S भी है और E, ये तो बनाया जा सकता है, ये तो बन सकता है भाई, ठीक है ना। दूसरा देखो LIES, आपने कहा LIES, ये भी बन सकता है। TIES ये भी बन सकता है। TIER, अब देखो R यहां कहीं है ही नहीं, इस पूरे वर्ड में R नहीं है। जो वर्ड आपको दिया गया है इस पूरे वर्ड में आपका R है ही नहीं, तो फिर ये वर्ड आपका नहीं बन सकता, ये वर्ड आपका नहीं बन सकता TIER, क्योंकि R जो है इस शब्द में यूज हुआ ही नहीं। और आपको जो है जो इस शब्द में जो अल्फाबेट यूज हुए हैं उनका प्रयोग करके कौन सा बन सकता है वो बताना है। क्लियर है? तो यहां पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन को जरा देखें भाई, क्वेश्चन नंबर 23 पे। अब देखो ये सीरीज से क्वेश्चन पूछा गया है, सीरीज से क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन है कि सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन दैट विल कंप्लीट द सीरीज। दिए हुए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो श्रृंखला को पूरा करे। अब श्रृंखला जो है एक कह सकते हैं ना कि एक क्रमबद्ध तरीके से, जैसे 1 जुड़ा फिर 2 जुड़ा फिर 3 जुड़ा फिर आगे 4 जुड़ेगा, ठीक है ना, तो उस हिसाब से चलती है। ठीक है, तो एक क्रम जिसमें चलेगा, ठीक है, तो उसके आधार पे बताइए भाई 97 86 है, फिर आपका जो है 99 है, 88 है, 101 है और डबल क्वेश्चन मार्क है। क्या आएगा आपको वो बताना है। तो जरा देखो भाई 97, फिर है आपका 86, फिर है आपका 99, फिर है आपका 88, फिर है आपका 101, आगे क्या आएगा आपको बताना है। ठीक है, तो अगर आप यहां पर देखें तो यहां पर देखो थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाएं तो आपको समझ में आएगा कि 2 सीरीजें यहां पर चल रही हैं। 2 सीरीजों में देखो, एक तो ये है 97 में 2 ऐड कर दें तो 99 में 2 ऐड किया तो आपका 101,
और 101 में अगर 2 ऐड करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 103। कितना आ जाएगा? 103। जरा दूसरी सीरीज देखो क्या है, 86 में 2 ऐड किया तो आपका आ जाएगा 88। 88 में अगर 2 ऐड किया तो आपका आ जाएगा 90। कितना आ जाएगा? 90। तो 90 103 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। क्लियर है? तो यहां पे दो सीरीज चली थी अल्टरनेट पे, ठीक है भाई। 99 में 97 में 2 ऐड किया तो 99, 99 में 2 ऐड किया तो 101, ठीक है ना। तो 101 में ऐड करेंगे तो 103। इसी प्रकार से 86 में 2 ऐड किया 88, 88 में 2 ऐड तो 90। क्या जाएगा आपका? 90 एंड 103। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का जरा आंसर दीजिए भाई। ये क्वेश्चन भी आपका नॉन वर्बल रीजनिंग से आपसे पूछा गया है, तो बताइए भाई इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि फाइंड आउट द फिगर फ्रॉम द ऑप्शंस विच कैन बी फॉर्म फ्रॉम द पीसेस गिवन इन फिगर एक्स। विकल्पों में से वह आकृति ज्ञात कीजिए जो आकृति यक्स में दिए गए टुकड़ों से बनाई जा सकती है। तो अब देखो भाई, यहां पे आपको फिगर एक्स में कुछ टुकड़े दिए गए हैं आकृतियों के, और आपको बताना है कि इन ए बी सी डी में से कौन सी आकृति बनाई जा सकती है, इनको जोड़ करके। तो जरा सोचिए, सोच करके एक बार आंसर देने की कोशिश जरूर करें। तो जरा बताएं। बिल्कुल, आप बिल्कुल कर सकते हैं भाई। इन चीजों में कोई ऐसा नहीं कोई तरीका हो कि नहीं यही है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, सोचना है। तो जरा सोचिए, सोचिए क्या हो सकता है इसका आंसर। ए हो सकता है कि बी हो सकता है कि सी हो सकता है कि डी। हाँ, एक चीज ये है कि आपको जितने फिगर इसमें दिए गए हैं ये सारे यूज करने हैं। ठीक है, तो यहां पर देखो भाई, आपको ये बताना है कि भाई जिसमें सारे के सारे जो एक्स में दिए गए ना, वो सारे के सारे डायग्राम वहां पर यूज होने चाहिए। जैसे अगर हम यहां पे देखें, क्या फर्स्ट हो सकता है क्या? जरा सोच के देखिए भाई। ठीक है, तो फर्स्ट में अगर हम देखें तो फर्स्ट में तो हमें इसमें से कोई भी डायग्राम नहीं दिख रहा, तो फर्स्ट तो नहीं होगा, फर्स्ट तो नहीं होगा। ठीक है ना। सेकंड की अगर हम चर्चा करें तो सेकंड में भी देखिए, सेकंड में अगर आप देखें तो सेकंड में भी आपको यहां पर कोई भी डायग्राम, देखो यहां पे ये सर्कल है, तो ये सर्कल तो है ही नहीं। अगर हम बात करें सर्कल की, तो क्या ऐसा सर्कल आपके इसमें दिया गया कहीं भी वाई में? कि ऐसा सर्कल दिया गया? देखिए कहीं भी एक्स में दिया गया? नहीं दिया गया, तो ये भी आंसर नहीं होगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे डी भी नहीं होगा, क्योंकि डी में भी देखो ये सर्कल नहीं है। ये सर्कल आपका यहाँ पर भी है, देखो ये सर्कल आपका यहाँ पर भी है, और ये सर्कल आपके यक्स में कहीं नहीं है। तो अब एक ही ऑप्शन बचा सी। अब अगर हम सी की चर्चा करें, देखो तो सी में देखो एक आकृति आपको यहां पर ऐसे दिखेगी। देखो ये आकृति आपको दिख रही होगी, ये वाली आकृति, देखो ये आकृति आपको दिख रही है कहीं एक्स में। देखो ये आकृति ऐसे आ गई। ठीक है ना। एक आकृति जो आपका सर्कल, देखो जो आपका ट्रायंगल कुछ ऐसा है, ट्रायंगल भी आपको ये दिख रहा है, ये देखो। ठीक है ना। इसके अलावा एक आकृति आपकी जो ये वाली है, ठीक है ना, एक आकृति, एक ये वाली आकृति देखो ये यहां दिखेगी, ये दोनों में समाहित, ये ऐसे, ये आपको ऐसे दिखेगी, ये देखो दिख रही है। ठीक है ना। और लास्ट में ये आकृति दिखेगी, देखो ऐसे, यहां से आप इसको ऐसे लेके चलें, ऐसे ये आ गया, ये यहां से, ये यहां से, ये ऐसे और ये ऐसे, ये आकृति दिखेगी। तो ये आंसर कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन जो है सी आपका सही आंसर होगा। सी में जो आकृति दी गई है वो आपकी इन आकृतियों से मिलकर के बनी है, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है मैट्रिक्स से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपको मैट्रिक्स से। ठीक है ना। क्वेश्चन बहुत अच्छा खासा लंबा चौड़ा है। ठीक है, तो इसको जरा पहले पढ़िए और फिर इसका आंसर देने की कोशिश करते हैं। बहुत आसान होती है मैट्रिक्स। ठीक है, तो बहुत टफ नहीं है, ये मत सोचिए कि बहुत टफ है। बस क्वेश्चन बहुत भारी भरकम दिखता है, जिसको देख के हम सोचते हैं अरे यार ये इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे हो पाएगा। तो है बहुत आसान। कैसे, जरा उसको समझ लें। देखो फर्स्ट और सेकंड दो मैट्रिक्स दी गई हैं। ठीक है ना। अब ये सारा का सारा जो है आपको पूरा बताया गया है कि कैसे आपको लेना है। जैसे यहां पे मैं इंग्लिश वाला पढ़ लेता हूं, ठीक है ना, हिंदी में भी यहां पे लिखा हुआ है।
जिसको इंग्लिश समझ में ना आए वो हिंदी भी पढ़ता चलेगा। A word is represented by only one set of number as given in any one of the options. The sets of number given in the options are represented by two classes of alphabets as in two matrix, okay, given below. The columns and rows of matrix first are numbered from 0 to 4, okay, and of matrix second are numbered from 5 to 9. A letter from these matrix can be represented first by its row and next by its column. That is, A can be represented by 00. अब देखो यहाँ पे आपको कैसे लेना है इसका कोड वो आपको बताया गया है कि A का कोड क्या है 00। तो 00 कैसे लेंगे, पहले रो से फिर आपका कॉलम से, ठीक है। उसी प्रकार से देखो आगे भी है A is represented by 00 and 12। अब देखो A यहां भी आया है, A यहां भी है, तो 12 कैसे होगा, तो पहले कॉलम बाद में रो, ठीक है। देखो पहले 1 फिर 2, पहले ये 0 फिर ये 0, यहां पे आया तो 2 और 3 23, देखो 23 हो गया एक्सेट्रा। एंड P कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय 58। P देखो यहां है 58, तो पहले 5 यहां से 8 यहां से 69, 6 यहां से और 9 यहां से, ठीक है ना। तो पहले रो से बाद में कॉलम से एक्सेट्रा। आइडेंटिफाई द सेट ऑफ द वर्ड NEST, नेस्ट। नेस्ट से आपको बताना है कि भाई इसका कोड क्या होगा, ठीक है। अब देखो ये हिंदी में दिया गया कि एक शब्द को संख्याओं केवल एक समूह द्वारा दर्शाया गया, जैसे कि विकल्पों में से किसी एक में दिया गया है। विकल्पों में दिए गए नंबरों के सेट को अक्षरों के 2 वर्गों द्वारा दर्शाया गया है, जैसे कि नीचे दिए गए 2 मैट्रिक्स में है। मैट्रिक्स फर्स्ट के कॉलम और पंक्ति की संख्या 0 से 4 है और मैट्रिक्स सेकंड की 5 से 9 तक की संख्या है। इन मैट्रिक्स के एक अक्षर को पहले उसकी पंक्ति और उसके बाद उसके कॉलम द्वारा दर्शाया जा सकता है, ठीक है ना। उदाहरण के लिए A हो सकता है 0 0 1 2 2 3 आदि द्वारा दर्शाया गया है और P को 58 69 75 आदि द्वारा दर्शाया जा सकता है। तो NEST शब्द के लिए सेट की पहचान करें। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे देखो जरा मेन चीज समझो। यहाँ पे आपसे जो NEST पूछा गया उसको कोड आपको बताना है। तो N के बहुत सारे कोड हो सकते हैं। अब आपको डायरेक्ट ऑप्शन का सहारा लेना है। जैसे अगर मैं सबसे पहले N की बात करूं तो N के कोड क्या क्या हो सकते हैं। आपने कहा N मिलेगा आपको मैट्रिक्स फर्स्ट से, पहला कोड 03 होगा। दूसरा कोड N का क्या होगा, आपने कहा 10 होगा, ठीक है। तीसरा कोड क्या होगा 21 होगा, ठीक है ना। इसके बाद N का कोड क्या होगा 32 होगा, ठीक है। और N का कोड क्या होगा 44 होगा। अब जरा ऑप्शन चेक करो। N का जो है सारे कोड दिए गए हैं। 21 बिल्कुल है, देखो 21 है, 44 है, 21 है, 32 भी है, 32 भी है, 21 है, 32 भी है। अभी तो N की बात बिल्कुल सही चल रही है। अब जरा आ जाओ E पर, किस पे आ जाओ, E पे आ जाओ, E पे आ जाओ। E की बात करें तो E कहां से मिलेगा, यहां से। तो पहला 56, दूसरा है E का क्या आपका 67, ठीक है। और यहां पे क्या है 78, यहां पे क्या है 89 और यहां पे क्या है आपका 95। तो फास्ट करने का तरीका क्या है, फास्ट करने का तरीका यह है कि यहां से E का कोड देखिए और यहां पे निकालिए। जैसे यहां पे देखो E के लिए क्या आया 67, यहां पे E के लिए आया 67, क्या 67 कोड है, बिल्कुल है। यहां पे E के लिए आया 78, क्या 78 है, बिल्कुल देखो ये है, देखो। फिर यहाँ पे आया 89 भी है। यहाँ पे आया 00, लेकिन 00 कहीं भी E का कोड नहीं, देखो 00 कहीं भी E का कोड है ही नहीं। तो जब 00 नहीं है तो ऑप्शन डी नहीं हो सकता। ऑप्शन डी तो हमारे जो है लिस्ट से खत्म हो गया। अब ऑप्शन डी को हम आगे चेक नहीं करेंगे। अब E के बाद क्या आता है आपका S। अब E के बाद क्या आएगा आपका S। S के लिए कोड क्या क्या आएंगे, देखो जरा। S के लिए आएगा 02, ठीक है ना। फिर S के लिए क्या आएगा आपका 14, फिर S के लिए क्या आएगा आपका 20, फिर S के लिए क्या आएगा आपका तो 31, फिर S के लिए क्या आएगा आपका तो आपने कहा 43। अब जरा यहां चेक करिए, तो आपने कहा कि भाई यहां पे S के लिए 14, क्या 14 है, बिल्कुल है। यहां पे आया 12, क्या 12 है, आपने कहा नहीं 12 नहीं है। तो B वाला भी आपकी लिस्ट से खत्म हो गया। 14 देखो 14 यहां भी है, 14 यहां भी है। तो आपको जल्दी कैसे करना है,
आप यहां से डायरेक्ट उसका कोड देखिए और डायरेक्ट अपने मैट्रिक्स से पहुंचिए, ठीक है ना। तो ई का कोड 14 यहां से मैंने देखा, तो ये सब कोड निकालने की मुझे जरूरत नहीं। जैसे मैं अब टी का देखूं, अब मेरे पास दो ऑप्शन है ए और बी। टी की अगर बात करूं तो क्या 59 टी का है क्या, तो मैंने कहा कि टी मुझे कहां से मिलेगा, टी मुझे यहां से मिलेगा 59 बिल्कुल देखो 59 टी का है, तो पहला ही ऑप्शन सही होगा, दूसरा सी वाला भी गलत, 69 होगा ही नहीं। देखो 69 अगर मैं टी की बात करूं 69 65 है। तो आपको करना क्या है कि डायरेक्ट यहां से ऑप्शन से कोड को देख करके और डायरेक्ट मैट्रिक्स से मिलाना है, जिससे आपका जल्दी से आंसर निकल आएगा, ठीक है ना। तो यहां पे जो है ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा, क्योंकि और कोई भी शॉर्टकट तरीका नहीं है इसको करने का। यही एक शॉर्टकट तरीका है कि आप इस प्रकार से निकाल कर मत रखें, आप डायरेक्ट ऑप्शन पर जाएं और ऑप्शन पर जो जो कोड हो उसको यहां पे मिलाते जाएं डायरेक्ट, ठीक है ना। तो जल्दी से जल्दी आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको क्लास की जानकारी समय समय पर मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चलती रहे। तो आज इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।